पहला क्वेश्चन है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। गलत बात है, उनको मतदान देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। दूसरा है कि ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है। सही बात है, उनको नागरिक नहीं माना जाता है ओसीआई जो भी कार्ड धारक होते हैं। ओसीआई का मतलब होता है कि जो भारत में जन्म लिए हैं और लेकिन वो विदेश में रहते हैं, ठीक, और उन्होंने विदेश के किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। आपका इसे दूसरा हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृतियाँ बादामी चालुक्य काल से निकटता से जुड़ी हुई है। इसमें आपका पहला हो जाएगा शिवलिंग में पनवतम। 3 नंबर है कि उपयुक्त कारकों में से कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल के जल पद चिन्ह वाटर फुटप्रिंट में योगदान प्रदान करते हैं। आपका इसमें फुटप्रिंट की बात हो रही है, मतलब इस पर किस पे वो छाप छोड़ते हैं अपना। तो पहला है कि एआई मॉडल का प्रकार और आकार। सही बात है, जो एआई होता है उसका प्रकार और आकार पर अपना छाप छोड़ता है। दूसरा है कि डेटा सेंटर की अवस्थिति और दक्षता, ये भी होगा। तीसरा है कि विद्युत उत्पादन का स्रोत, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही तो एआई जो है आगे काम करेगा। तो आपका तीसरा भी इसमें हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 सभी 3। आगे 4 नंबर में है कि हाल ही में जन समाचारों में रहा कोर लोडिंग पीएफबीआर, ये आपका ब्रीडिंग रिएक्टर जो होता है उससे रिलेटेड है। ब्रीडिंग रिएक्टर आपका नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, तो आपका तीसरा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। ठीक, तो कोरल ब्लीचिंग के कारण पूछ रहा है। तो पहला है कि समुद्र का बढ़ता तापमान। आपको पता है कि जो समुद्र का तापमान बढ़ता है तो उसकी अम्लीयता भी बढ़ती है, मतलब जो जल की अम्लीयता भी बढ़ती है तापमान से। तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि उर्वरकों से प्रदूषण, ये भी सही है। तीसरा है कि अत्यधिक मत्स्यान। ठीक, तो आपका ज़्यादा अगर मत्स्यान करेंगे ना किसी भी चीज़ में, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी से अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप छेड़छाड़ करेंगे तो मतलब कैसे भी अगर डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, आपका जो उससे रिलेटेड जो भी है तो उसको इफेक्ट पड़ेगा ही। जैसे आपका जो भी कोरल हो गया, तो आपका अगर ज़्यादा फिशरी आप लोग करेंगे तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर जरूर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। इसका चौथा हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद 6 नंबर है सानन जल विद्युत परियोजना के संबंध में। पहला है कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना में से एक है। सही बात है, पूछ रहा है कि मतलब सबसे पुरानी में से एक है, ये नहीं कह रहा है कि सबसे पुरानी है, मतलब उसमें से एक है, तो सही हो जाएगा जनरली। दूसरा है कि इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और वर्तमान में यह पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। देखिए अगर आप दृष्टि की जो आंसर किए है, ठीक, तो उसको आप देखेंगे तो ये दूसरा आपको सही दिया हुआ है। लेकिन आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना सानन जल विद्युत परियोजना के बारे में, तो सेम आपको बता रहा हूँ कि यही आपको दिखाएगा हिमाचल प्रदेश में, न कि पंजाब का, हो जाएगा केवल एक। आगे 7 नंबर है भूरिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आपका जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से हो गया। आपका भूरिया समिति जो थी 1990 के दशक में इसका गठन किया गया था। जो भी पंचायती राज व्यवस्था है ना, उससे जो भी जनजातीय क्षेत्र में वो लागू होता नहीं है, तो उसके लिए मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन पेशा एक्ट 1996 भूरिया समिति थी, उसके सिफारिश पे लाया गया था। ठीक, तो आपका तीसरा हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र प्रशासन। 8 नंबर है कि भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के अधिकार किसके पास है। तो ये आपका राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक, जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीशों नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। वही अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो राष्ट्रपति करते हैं उसकी नियुक्ति जजों की। आगे 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकरण उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। ये आपका चंद्र कुमार मामला 1997 हो जाएगा। ठीक, इसके पहले देखिए क्या था, जैसे आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14 ए जोड़ा गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल के बारे में था। 323 आर्टिकल 323 से 323 बी, इसमें था कि मतलब आपकी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में इसके अधिकरणों के खिलाफ आप मतलब अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में निर्णय हुआ कि अब अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद चंद्र कुमार मामले में यह आदेश दिया है कि पहले आप उच्च न्यायालय में जाइए, उसके बाद मतलब सर्वोच्च न्यायालय में आइए। ठीक, तो आपका दूसरा हो जाएगा। आगे 10 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को रोजगार संबंधी विवाद को सुलझाने में। ठीक, तो आपका 323 ए हो गया। आपको वही बताया कि भाग 14 एक 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 323 ए आर्टिकल 323 बी है। 323 ए जो है वो प्रशासनिक से संबंधित है, 323 बी है वो प्रशासन के अलावा अन्य विषयों से संबंधित है। तो आपका जो रोजगार संबंधित होता है विषय, जो विवाद होता है वो प्रशासनिक मतलब पब्लिक सर्विस के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका पहला 323 ए हो जाएगा। आगे 11 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल और आपराधिक दोनों अपीलों की सुनवाई की जाती है, सही बात है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा अपील प्रदान करने का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 136 कहता है ना कि अगर देश के किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट हुआ या कोई भी मतलब अधीनस्थ न्यायालय हुआ, अगर वहाँ कोई मतलब कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब विशेष अपील के द्वारा या अनुमति देकर वो उसको अपने पास मंगा लेगा। इसको अनुच्छेद 136 की तरह यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का वैध साधन नहीं है। देखिए आपका जन्म से हो गया, वंश द्वारा प्रकृतिकरण, ये तीनों है, ठीक। चौथा को विवाह द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान, ठीक। तो आपका चौथा हो जाएगा इसमें। आगे 13 नंबर में है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संबंध में, ठीक। तो 6ठी अनुसूची की जो संबंध है वो पूर्वोत्तर भारत से है। आपका कौन सी AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। ये 4 राज्य जो भी राज्य हैं वो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो आपका तीसरा हो जाएगा। आगे 14 नंबर है कि 14 नंबर है कि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करता है। तो आपको पता है कि अनुसूचित क्षेत्र बोल रहा है, ठीक। अनुसूचित क्षेत्र आपको पता है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक। 4 राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर, ठीक। तो ये आपका 5वीं अनुसूची हो जाएगा। आगे 15 नंबर है कि भारतीय संविधान का में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करता है। ये आपका भाग 10 अनुच्छेद 244, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 15 का पहला हो जाएगा आर्टिकल 244। आगे 16 नंबर है कि जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका पहला है कि केवल प्रभावित व्यक्ति, गलत बात है। दूसरा है कि जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है कि जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से न्यायालय में जाने की अनुमति देता है जो स्वयं ऐसा करने से असमर्थ है, सही बात है। सार्वजनिक हित के जिसमें मुद्दे शामिल हो, तो आपका तीसरा भी सही होगा इसमें, ओके। आगे 17 नंबर है कि न्यायपालिका की निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही भारत में प्रायः न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई है, ठीक। आपका इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये आपका हो गया न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई, ठीक। तो न्यायिक एक्टिविज्म में क्या होता है, जो भी सक्रिय निर्णय के माध्यम से विधायी अंतराल को कम करना होता है। देखिए एक जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द होता है, एक आपका हो गया ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच होता है, और एक होता है आपका जुडिशियल रिव्यू होता है। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो आपका समीक्षा करना होता है, कार्यकारी नीतियों की समीक्षा करना। वही जो ओवररीच होता है ना, तो आपका पहला दिया है संसद द्वारा बनाए गए कानून को खारिज करना, जैसे एग्जाम्पल आपका NJAC हो गया, ठीक। यही अगर कार्यकारी नीतियों की समीक्षा करने की बात करें, रिव्यू की बात करें, तो कोई भी आपका जैसे कि कोई भी संविधान मतलब कोई भी अगर संशोधन होता है या कोई भी अगर एक्ट बनता है तो उसकी समीक्षा करना होता है, उसका जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आपका 17 हो गया, 17 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 18 देखते हैं। 18 है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। फिर आ रहा है न्यायिक समीक्षा, आपको मैं यहाँ बताया हूँ कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कार्य नीतियों की समीक्षा करना। तो आपका यहाँ दिया तो है, यहाँ पे देखिए पहला है कि विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक की समीक्षा करना, ठीक। तो आपका पहला हो जाएगा इसमें। आगे 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, आप बता दो कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, ठीक। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आपका पहला हो जाएगा। आगे 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है, ठीक। तो आपका मूल अधिकारों का परिवर्तन आर्टिकल 32 ये होगा ही। 2 या अधिक राज्यों का विवाद ये भी होगा। अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना ये तो ऑलरेडी होगा। तो आपका तीनों होगा, मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और वही आपका कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करना, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक। ये आपका गलत है क्योंकि कानूनी अधिकार है ना, यहाँ पर अगर मूल अधिकार होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ कानूनी अधिकार दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।